अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज के रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो 3 रुकनी कमेटी थी उसने एक फुल कोर्ट यानी 13 जजेज़ पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने 13 रुकनी बेंच यानी फुल कोर्ट से इख्तलाफ करते हुए अपना इख्तलाफी नोट ज़राए का ये बताना है कि वो लिखा कि इस मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच बनना चाहिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल, मगर मेजॉरिटी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ और जस्टिस मंसूर अली शाह की थी। अब सवाल ये पैदा हुआ है कि जब से ये फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है तो इसको रिलेट किया जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की एक्सटेंशन के मामले से। तो क्या हकीकतन ऐसा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने ये आखिरी अटेम्प्ट की है कि अगर वो इस केस में बेंच से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला दिलवा कर जो सियासी जमातें हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दिलवा दें वापस, तो उससे कोई आइनी तरमीम होगी और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की एक्सटेंशन होगी। तो इस मामले में आज के रोज़ मैं बात करूंगा। और दूसरा ये अहम पहलू ये भी है कि ये फुल कोर्ट डिसाइड क्या करेगा। अब जैसे ही पाकिस्तान में एक अदालतों की पूरी तारीख है कि बेंच बनता है तो हम लोग उसके फैसले पहले से ही अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो सोशल मीडिया पर अभी मैं देख रहा था कि रेशो की बात हो रही है कि 6-7 की रेशो होगी, कोई कह रहा है कि 9-3 की रेशो होगी, कोई कह रहा है कि जी 8-5 की रेशो होगी। ये सारा मामला क्या होगा? और दूसरा ये भी बातें हो रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को हाई मॉरल ग्राउंड्स पर जाकर इस केस की समाअत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आज भी ये मामला 13 जनवरी के इंतखाबी निशान से जुड़ा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये मामला आता है। एक और बात, 6 मई को इस मामले की समाअत हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जिस रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को पार्शली इस हद तक तो मंजूर किया गया था कि पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, फिर जिसके नतीजे में हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को मिली उनके अरकान मुअत्तल हो गए। मगर उस रोज़ की जो समाअत है वो मैं ये समझता हूँ कि अब भी एक ऐसा पॉइंट है जिससे फुल कोर्ट चाहते ना चाहते बाहर नहीं निकल सकता। ये जो असूल उस रोज़ की समाअत में तय कर लिए गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ चाहते ना चाहते क्या उन असूलों से बाहर जा पाएंगे? और फिर एक और बात वो ये भी है कि आज के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये जो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है इस मामले पर, क्या इसने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को मुश्किल में तो नहीं डाल दिया? क्योंकि मेरा पहले दिन से एक मौक़िफ़ वो ये भी है कि ये जो एक्सटेंशन का मामला है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस केस को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के एक्सटेंशन के मामले से नहीं जोड़ता। और मैं आज भी अपने, ये ख़बर नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आज भी मुख्तलिफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस और इवेंट्स की बुनियाद पर आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे ये एक्सटेंशन होती हुई दिखाई नहीं देती। उसकी मल्टीपल रीजनिंग है जो मैं आपको वीडियो के इख्तिताम में बताऊँगा। मगर उससे पहले अब ये जो तमाम तर सवालात मैंने इंट्रो में उठाए हैं, एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तफसील से। अब जनाब, आज के रोज़ फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया, लेकिन इस पर तनकीद हो रही है। मेरा यहाँ पर मानना ये है कि ये खुशाइंद अमल है, क्योंकि अगर आप इसे इस रेशो की बहस से बाहर निकल कर देखें कि आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने फुल कोर्ट इसलिए तश्कील दिया कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस उनके पास हैं, तो भी इसमें एक पॉजिटिव बात जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि जितने भी सियासी नोयत के फ़ैसले हैं वो 2 या 3 जजेस की सवाबदीद पर नहीं होने चाहिए। उनका बैगेज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ पर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से बैठ कर उन केसेस को डिसाइड करें। अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर तमाम जजेस इस फुल कोर्ट जो बेंच है उसमें शामिल हैं। तो फिर हर शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या सोचता है, उसकी सोच को सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी हकीकत है कि ये एक केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। इससे कबल आयन के आर्टिकल 51 की तशरीह नहीं हुई। तो मैं इस मामले को, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं इस मामले को एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से होता हुआ देख रहा हूँ, ना कि मैं इसे जोड़ूंगा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की एक्सटेंशन से। और ये बात भी, जो लोग इस बात को कर रहे हैं उसमें भी बहुत हद तक वो सदाकत हो सकती है, वो भी ऑन कार्ड ये मामला हो सकता है, क्योंकि इसकी भी एक मल्टीपल रीजनिंग है। जब भी मखसूस नशिस्तों का केस 6 मई को ये अरकान मुअत्तल नहीं हुए थे तो उस वक्त भी ये बातें की जा रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को एक्सटेंशन मिलने जा रही है। मगर जब वो फैसला आया तो जो 2 तिहाई अक्सरियत है पार्लियामेंट से, यानी जो
कौमी असम्बली है उससे जब इन सियासी जमातों की गई तो ये बात ज़रा थम गई थी। आज जैसे ही फुल कोर्ट की तश्कील हुई तो ये बात, इस बात ने दोबारा सर उठा लिया। मगर आखिर में मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये भी बताऊंगा कि अगर ये मखसूस नशिस्तें वापस उन्हीं सियासी जमातों को मिल जाएं तो भी जो सैनेट की नंबर गेम है वो सबसे अहम होगी। सैनेट में आज भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। इसी वजह से पहले दिन से मेरा ये स्टांस था कि मैं इस आइनी तरमीम को होता हुआ नहीं देख रहा। जो दूसरा इस सारे मामले में मामला है वो ये है कि ये फुल कोर्ट फैसला क्या दे सकता है। इस मामले में दो अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले आप इस मामले को यूँ देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला सुनाया था उस फैसले के ऊपर जो उन्होंने एक आप कह लीजिए कि लॉ पॉइंट उसे डिसाइड किया था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल एक पार्लिमानी जमात नहीं होती है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का कोई भी मेंबर कौमी असम्बली अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्ट होकर नहीं आता, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबरान ने यूनानिमसली ये फैसला किया कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को नहीं मिल सकती। मगर 4 अरकान ने यह फैसला किया कि इन्हें दीगर जमातों में बांट दिया जाए और एक इलेक्शन कमीशन के अरकान वो माइनॉरिटी में थे, उन्होंने कहा कि इन सीटों को वैकेंट रखा जाए अनटिल अनलेस के जो कौमी असम्बली है इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको बताया, अब इस बेंच के सामने 2 नुकात हैं। पहला वही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल एक पार्लिमानी जमात थी या नहीं थी, इन्हें नशिस्तें मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। जो दूसरा अहम नुक्ता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन का है। वो इस मामले को कानून से बाला यानी आइनी आंख से, कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखे जाने का है। और जो 6 मई की समाअत थी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, 6 मई की उस समाअत में ये बात तय हो चुकी थी जजेस की जानिब से, उनके ऑब्जर्वेशंस की जानिब से और उनका जो उस दिन का जजमेंट था उससे, कि इस मामले को जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देख रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से देख रहे हैं। क्योंकि आइन का आर्टिकल 51 जब आइन में शामिल किया गया तो उसकी बेसिक एसेंस या उसकी जो मंशा थी वो यही थी कि एक सियासी जमात किसी एक नज़रिए पर, किसी एक आइडियालॉजी पर वोट लेकर आती है तो उस सियासी जमात को वो जितनी सीटें जीती है उसके तनासब से जो मखसूस नशिस्तों का फार्मूला है उसके तहत ख़वातीन की, टेक्नोक्रेट्स की और माइनॉरिटी की मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान है, क्या कीजिए कि यहाँ पर हमने देखा कि इमरान खान का मैंडेट वो उनसे छीन कर दीगर सियासी जमातों में जो उनके पॉलिटिकल राइवल हैं उनमें बांट दिया गया। आप इसको निकाल कर देखिए, दुनिया की जमहूरियत की तारीख़ में, दुनिया की अदालती तारीख़ में, दुनिया की आइनी तारीख़ में, कानूनी तारीख़ में शायद आपको ऐसा ना मिले, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर हुआ। मगर उस रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसने एक चीज़ डिसाइड की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन आर्गूमेंट्स को बाय नहीं किया गया था। कहा गया था कि वो इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से देखेंगे। तो जब उस दिन ये फार्मूला तय हो चुका था कि ये नशिस्तें PDM हुकूमतों की जो सियासी जमातें हैं उनकी झोली में जाकर नहीं गिरेंगी, बस फैसला एक चीज़ का करना है कि क्या ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं या कौमी असम्बली में ये नशिस्तें तब तक वैकेंट रखी जाएं जब तक कौमी असम्बली को इस हवाले से कानून साजी नहीं कर सकती। उसके बाद ये मामला भिजवा दिया गया फुल कोर्ट को। अब अगर सिर्फ इसी नुक्ते के ऊपर डिसाइड करना होता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पार्लिमानी जमात है या नहीं है तो फिर ये 3 रुकनी बेंच भी बैठकर कर सकता था। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की क्या ज़रूरत थी? जब भी इस मामले को, चाहे ये फुल कोर्ट भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखेगा तो जो उस दिन सवालात जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फ्रेम कर रखे हैं उनसे बाहर ये बेंच नहीं जा सकता। मैं सोमवार के रोज़ और इन समातों में जो एक मुमकिन मंजरनामा देख रहा हूँ, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह, इनकी सोच की मुताबिकत रखने वाले जो जजेस हैं, एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब स्टिक रहेंगे उसी नुक्ते पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, क्योंकि हमने उन्हें ब्लैक इंतखाबी निशान और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में देख रखा है। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह हूँ तो ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, इसलिए अभी ये कहना कि इतने जज इधर होंगे, इतने जज इधर होंगे, मैं ये समझता हूँ कि ये यकीनन कोई जल्दबाजी होगी। इससे पहले इस तरह के केसेस को डिसाइड नहीं किया गया था। तो अब देखते हैं कि सोमवार के रोज़ इस हवाले से क्या इक्वेशन ड्रा होती है या जब जब ये मामला आगे बढ़ता है तो तब क्या होता है। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के किरदार के ऊपर बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब
उन्होंने 13 जनवरी के बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला दिया। नो डाउट तब से लेकर मखसूस नशिस्तों के इस केस तक ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेस में आया। मैंने बारहा मुतअद्दिद वीडियोज़ में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो इंतखाबी किरदार था वो जमहूरियत पर शब खून मारने के मुतरादिफ था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो इंतखाबी किरदार था वो फंडामेंटल राइट्स पर शब खून मारने के मुतरादिफ था। चीफ जस्टिस का जो अदलिया की आज़ादी पर किरदार था वो अदलिया को एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर करने के मुतरादिफ था। और इस पर ना सिर्फ हम सहाफ़ियों बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पर भी बहुत बात हो चुकी, जिसकी वजह से आज के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपनी फ़ैसलों की सफाइयाँ और तौजीहात पेश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बातें चल रही हैं जनाब हजूरे वाला कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इस मुकदमे में नहीं बैठना चाहिए था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को आइन और कानून या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले इस मुकदमे में बैठने से नहीं रोक सकते। ये जज के हाई मॉरल ग्राउंड पर, जज की इखलाकी क़ुव्वत पर मुनहसर होता है कि अगर उसके ऊपर यूँ इतराज़ किया जा रहा है तो वो उस मामले में मत बैठे। आज के रोज़ हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फुल कोर्ट का सहारा लेते हुए इस बेंच में शमूलियत अख्तियार कर ली। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की बेंच में शमूलियत पर कोई इतराज़ उठाएगी? अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को देखूँ, फैसल सदीकी इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो जो उनका एक वकील जो वो जिस तरीके से अदालती कार्रवाई को लेकर चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बेंच के किसी मेंबर पर कोई इतराज़ आयद करेंगे। और अगर इतराज़ आयद भी किया जाता है तो अभी भी लोग अगर समझें कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहीं हाई मॉरल ग्राउंड पर जाकर खुद को इस मुकदमे की समाअत से अलग रख लेंगे, माजी के तमाम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस और जो इवेंट्स हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं, उस सब के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई एक ऐसा शख्स जो इस बात पर जोर दे कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हाई मॉरल ग्राउंड्स पर जाते हुए खुद को इस मुकदमे से दूर रखें, तो बड़ी माजरत के साथ वो शख्स अहमकों की जन्नत में रहता है। ये सारा मामला है क्योंकि हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब बाज़िद नज़र आते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ख़िलाफ़ हर तरह के फ़ैसले देंगे भी, सुनेंगे भी, उनका जो कंडक्ट होगा वो भी किसी और तरीके से होगा। मगर यहाँ पर इस फुल कोर्ट के मामले पर मैं ये समझता हूँ कि अगर फॉर इंस्टेंस उन लोगों की बात मान ली जाए कि ये सारा ड्रामा जो है वो एक्सटेंशन के लिए सजाया गया है, तो मुझे लगता है कि इस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चाहे एक्सटेंशन के लिए एक आखिरी अटैम्प्ट ज़रूर की है, मगर उन्होंने ख़ुद को एक मुश्किल, एक गंभीर सूरत हाल में डाल लिया। जो रेशो होगी जजेस की वो वैसी नहीं होगी जैसी सोची जा रही है, क्योंकि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखा जाएगा। और फिर ये भी बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर जज, उसकी सोच क्या है, उसकी क्लैरिटी क्या है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ना ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ना ये मामला दीगर PDM की सियासी जमातों का है, ना ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, ना ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। ये मामला दस्तूर पाकिस्तान का है, ये मामला पाकिस्तान की आवाम का है, ये मामला पाकिस्तान की जमहूरियत का है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर जज जिसने आइन कानून की रखवाली की, उसके दिफा की कसम खा के रखी है, वो फिर बाहर आएँ, सामने आएँ, क्लैरिटी के साथ बोलें। अगर वो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नशिस्तें छीन कर दीगर सियासी जमातों को देखते हैं, तो फिर सामने आनी चाहिए सारी मामलात कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर तो हम खुलकर तनकीद करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हवाले से उनका व्यू पॉइंट क्या है। अब आ जाता हूँ मैं वीडियो के आखिरी हिस्से पे, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि मेरे नज़दीक, मेरे पास कोई ख़बर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, मेरा ये तज्ज़िया है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं दी जाएगी। एक्सटेंशन ऑन कार्ड ज़रूर थी मुल्क की मौजूदा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मुल्क की मौजूदा हुकूमतों के लिए, मगर ये जजेस की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने की जो एक्सटेंशन और आइनी तरमीम थी, ये शायद एक कवर था। उसके पसे पर्दा इन लोगों ने और भी बहुत सारी आइनी तरमीम करनी थी। तो अब ये तमाम तर जो बैगेज है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जो जजेस हैं उनके ऊपर है कि वो इन मामलात को लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं। लेकिन अगर नंबर गेम की बात की जाए, फॉर इंस्टेंस ये तमाम जो नशिस्तें हैं ये मिल भी जाती हैं वापस PDM की जमातों को, और जैसे सोचा जा रहा है ये फुल कोर्ट वैसा ही फैसला करता है। तो कौमी असम्बली में इनके पास 2/3 अक्सरियत तो ज़रूर होगी। कौमी असम्बली से तो ये आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है, बिल है, मंजूर करवा लेंगे, मगर जब ये लोग सेनेट में जाएंगे तो यहाँ इन्हें नामुमकिन सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वक्त सेनेट की जो नंबर गेम है, जो पोजीशन है, 96 टोटल सेनेटर्स हैं, 2/3 के लिए 64 लोग चाहिए होते हैं, और जो PDM की हुकूमत है उनके पास 56 या 57 सेनेटर्स मौजूद हैं। तो 7 से 8 सेनेटर्स को मैनेज करना, और ऐसी सूरत हाल में मैनेज करना कि अगर आइनी तरमीम का तरीक़ाकार आइन के आर्टिकल 239 में देखा जाए,
तो उससे पता चलता है कि ना तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन से ये मामला हो सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में किया गया, जिस तरह आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में किया गया। ये मामला बराह रास्त आइनी तरमीम का है। आइन के आर्टिकल 179 में जहाँ जज की रिटायरमेंट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 64 साल की गई है, उससे बढ़ाकर उसे उस हिस्से को आगे बढ़ाना है या टेन्योर पोस्टिंग करनी है। तो ये जो आइन में तरमीम करनी है, ये दोनों हाउसेज से अलग अलग बिल पास करवाने होंगे। जॉइंट सेशन से ये नहीं हो सकता। दोनों हाउसेज में क्लियर 2/3 मेजॉरिटी हो। डिफेक्शन क्लॉज भी लगता है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई पार्लिमानी जमात वो ये कह दे अपने अरकान को कि उन्होंने इसकी मुखालफत में वोट देना है, तो अगर किसी ने हक में भी वोट दिया तो ना तो वो वोट काउंट होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस मेंबर पार्लियामेंट की जो रुकनीत है वो भी ख़त्म करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का जो फैसला है वो अभी तक भी ऑन ग्राउंड है। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी और अब देखते हैं कि सोमवार के रोज़ मुमकिन मंजरनामा क्या हो सकता है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक सुप्रीम कोर्ट से अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।